सरस्वती शिक्षा समिति द्वारा संचालित ऑनलाइन शिक्षण में आपका स्वागत है। कक्षा द्वादशी का अपन टॉपिक ले रहे हैं मानव बस्तियाँ। मानव बस्ती जो है उसकी परिभाषा मैं आपको बता दूं, जहाँ मानव का निवास स्थान होता है, जहाँ मानव एक ग्रुप बनाकर रहते हैं, उसको मानव बस्ती कहा जाता है। अब मानव बस्ती की परिभाषा कोई फिक्स नहीं है कि भाई पक्के मकान हो, कच्चे हो, कोई भी जगह हो सकती है जहाँ मानव अपने आवश्यकताओं की पूर्ति करते हुए निवास करता है, वो मानव बस्ती कहते हैं। जैसे अपना कोई मोहल्ला हो सकता है, अपना कोई गांव हो सकता है, या बड़ा शहर भी हो सकता है, नगर पालिका, नगर निगम, नगर परिषद, यानी गांव से लेकर शहर तक जहाँ मानव का निवास स्थान पाया जाता है वो, और मानव अपनी सारी आवश्यकताओं और अन्य तरह के जो भी चीज़ें हैं वो करता है, वो मानव बस्ती के अंतर्गत उनको शामिल किया जाता है। मानव बस्ती की अगर अपन बात करें तो मानव बस्ती जो है मुख्य रूप से अपन न इसका विभाजन करें तो वो दो प्रकार से होती है, क्योंकि आपने देखा होगा ग्रामीण माहौल बिल्कुल अलग होता है और नगरीय बिल्कुल अलग होता है, और उसको देखते हुए कई विद्वानों ने इसको दो भागों में बांटा है मानव बस्ती। और मानव बस्ती में एक तो ग्रामीण बस्तियाँ और एक है नगरीय बस्तियाँ, है ना। मुख्य रूप से दो हैं, तो इन दो रूपों में बांटने के लिए एक क्राइटेरिया निश्चित किया है, कुछ नियम निश्चित किए हैं भारत के अंदर। हालांकि विश्व की बात करें तो हर देश में नगर और ग्रामीण के लिए अलग अलग नियम होते हैं, किसको नगर कहेंगे, किसको गांव कहेंगे, ठीक है ना, उनके लिए नियम अलग होते हैं। लेकिन भारत की दृष्टि से देखें तो भारत में हम किसे गांव कहेंगे और किसे नगर कहेंगे। तो पहली बात, हम गांव किसे कहेंगे, ठीक है ना। गांव कहलाने के लिए पहला जो नियम बना रखा है गवर्नमेंट ने, जिस जगह या बस्ती की जनसंख्या 5000 से कम होती है, ठीक है ना, वो गांव कहलाता है। ये पहली परिभाषा है। दूसरी परिभाषा है जहाँ 75% से अधिक लोग प्राथमिक व्यवसाय में संलग्न हो। प्राथमिक व्यवसाय मीन्स होता है कृषि है, पशुपालन है, लकड़ी काटना है, खनन करना है, ये प्राथमिक व्यवसाय होते हैं। और गांव में आपने देखा होगा ज़्यादातर व्यक्ति या तो खेती करता है, या कोई मजदूरी करता है, या पशु पालता है, या कोई लकड़ी काटता है, ये सब व्यवसाय करते हैं, ठीक है ना। इस हिसाब से देखें तो तीसरी जो विशेषता है गांव की, उसमें होती है कि जनसंख्या घनत्व 400 व्यक्ति से प्रति वर्ग किलोमीटर से कम होना चाहिए। जनसंख्या वैसे गाँव की कम ही होती है, ठीक है ना। तो इन तीन विशेषताओं के आधार पर हम कह सकते हैं कि ये बस्ती ग्रामीण है। और अगर हम बात करें ग्रामीण को छोड़कर शहरी बस्ती की, तो शहरी बस्ती के अंतर्गत भी यही विशेषता है, ठीक है ना, लेकिन नियम कुछ अलग है। उसकी विशेषता मैंने आपको श्यामपट्ट में लिख रखी है, ठीक है ना। पहली विशेषता, 75% से अधिक लोग गैर प्राथमिक कार्य में संलग्न हो। गैर प्राथमिक मीन्स होता है कि प्राथमिक कार्य को छोड़कर द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ व्यवसाय वाले पाठ में हमने जो पहले पढ़ चुके हैं, उसमें आपको विस्तार से इन पाठों के बारे में मैंने बता दिया था, ठीक है ना। प्राथमिक व्यवसाय में कृषि और कृषि से जुड़ी हुई वस्तुएं आती है। द्वितीय व्यवसाय में अपन उद्योग, वाणिज्य संबंधित चीज़ों को लेते हैं। तृतीय व्यवसाय को हम प्रत्येक सेवा सेक्टर संबंधित नौकरियां वगैरह लेते हैं। और चतुर्थक और पंचम व्यवसाय में जो अप्रत्येक सेवा सेक्टर, बड़ी बड़ी नौकरियां हैं और अनुसंधान केंद्र है, उनको शामिल किया जाता है। एक बार पुनः उन पाठों को आप देखना, जिससे आपको कुछ सेवा सेक्टर और अन्य को समझने में आसानी होगी। तो पहले मैंने शब्द लिखा है जिसमें 75% से अधिक लोग गैर प्राथमिक व्यवसाय में संलग्न, यानी प्राथमिक व्यवसाय को छोड़कर अन्य कार्य जो करते हैं उनमें संलग्न होते हैं। दूसरी जो मैंने विशेषता लिखी है, 400 से अधिक जनघनत्व होना चाहिए, तो वो नगर कहलाएगा। नगर में आपने देखा होगा एक घर में कई लोग रहते हैं, भीड़ भाड़ होता है, तो यहाँ का घनत्व 400 से ज़्यादा ही होता है। जैसे जयपुर है, दिल्ली है, दिल्ली सबसे अधिक लगभग 11,000 से ज़्यादा लोग 1 वर्ग किलोमीटर के दायरे में रहने वाले हैं, ठीक है ना। तो तीसरी मैंने विशेषता लिखी है जहाँ कम से कम 5,000 से अधिक लोग होने चाहिए। 5,000 से कम है तो वो गाँव ही होगा, लेकिन 5,000 से अधिक है तो ही वो नगर कहलाएगा। एक अन्य विशेषता जो है वो नगर क्षेत्र कहलाने के लिए आगे नगर लगना जरूरी है। जैसे नगर पालिका में नगर शब्द है, नगर परिषद में नगर शब्द है, नगर निगम में नगर शब्द है, तो जो आगे पहले से ही नाम में ही नगर लगा है, इसका मतलब वो नगर के अंतर्गत शामिल होता है। जैसे अपना तहसील सोचे सिटी जो है वो भी एक नगर है, नगर पालिका के रूप में, तो ये नगर के अंतर्गत
शामिल किया जाता है, ठीक है ना। अर्बन एरिया कहलाता है अंग्रेजी में। और या फिर कह सकते हैं छावनी बोर्ड, जहाँ सैनिक छावनियाँ होती हैं ज़्यादातर, ठीक है ना, उसको भी एक नगर के रूप में दर्जा दे रखा होता है। तो जो ये सिटी जो है वो नगर में आते हैं, ठीक है ना। अब आपके जो ग्रामीण और नगर बस्तियों में विभाजन हमने किया है, तो पहले अपन बात करते हैं ग्रामीण बस्तियों की, ठीक है ना। अपन जो ग्रामीण बस्तियों की बात करेंगे, तो ग्रामीण बस्तियां जो हैं मुख्य रूप से इसको 4 भागों में बांटा जाता है, या इसके 4 प्रकार होते हैं। इन 4 प्रकारों में जैसे मैंने आपके श्यामपट पर लिखा है, ठीक है, जो पहला प्रकार है उसको कहते हैं संहत या गुच्छित। संहत कहो, पुंज कहो, गुच्छित कहो, क्लस्टरेट कहो, केंद्रित कहो, एक ही बात है, ठीक है ना। इस संहत या गुच्छित का मतलब जहाँ मकान या निवास स्थान जो है या मकान की दीवारें वो बिल्कुल एक दूसरे से चिपकते हुए मकान बने होते हैं, ठीक है ना, वो अपन संहत कहते हैं। यानी ज़्यादातर ऐसे गांव आएंगे इसमें जो गांव अपने मैदानी भाग में हो, जहाँ पानी की व्यवस्था हो, जहाँ उचित जलवायु हो, जहाँ जनसंख्या ज़्यादा हो, जहाँ ज़्यादा लोग रहते हो, उस तरह के गाँव में इस प्रकार के मकान बनेंगे जो 2 मकानों के बीच एक ही दीवार होती है, ठीक है ना, नज़दीक होते हैं। तो आजकल जो बड़े बड़े गांव हैं उनकी स्थिति ऐसी ही है। और मेन जो मैं बता दूं वो ज़्यादातर गंगा नदी के किनारे या नदियों जो भी जहाँ पानी की व्यवस्था है वहाँ आपको ऐसे गांव देखने को मिलेंगे। दूसरा जो प्रकार था उसमें अर्धगुच्छित। अर्धगुच्छित मतलब ये गुच्छित का ही एक रूप है, लेकिन पूरा गुच्छित नहीं है। कैसे? इसमें मोहल्ले होते हैं, मोहल्ले वाइज होते हैं। जैसे मान लो यहाँ 15-20 घरों का मोहल्ला होता है नज़दीक, फिर बीच में खाली जगह होती है मान लो, या कोई स्थान होता है तालाब वगैरह, या मोहल्ले होते हैं। इस प्रकार की जो बस्तियाँ होती है जो दूर होती है लेकिन घर नज़दीक होते हैं, लेकिन मोहल्ले वाइज जैसे जाति वाइज मोहल्ला होते हैं या धर्म वाइज मोहल्ले होते हैं, वो जो है वो डाटा जो आते हैं ये वाला, इसको अर्धगुच्छित आवास माना जाता है। ये ऐसी जगह है, वो गांव जो अभी तो छोटे हैं लेकिन वो धीरे धीरे बड़े गांव होते जा रहे हैं। ये भी ज़्यादातर आपको मैदानी भागों में या पठारी भागों में मिलते हैं। फिर तीसरा जो प्रकार जो मैंने बताया उसको पल्ली या उसको अपनी भाषा में ढाणी कहते हैं। हम लोग अपनी मारवाड़ी या राजस्थानी भाषा की बात करें तो ढाणी कहलाती। मध्य प्रदेश में इसको नंगला, पल्ली वगैरह कहते हैं। ढाणी बोलते आपके समझ में आ गया होगा कि जैसे कोई छोटा गांव है जिसमें 15-20 मकान होते हैं या 50-60 मकान होते हैं, जहाँ छोटी सी प्राइमरी स्कूल होती है या नहीं होती, तो वो जो इलाके हैं जैसे डेरे पे लोग रहते हैं अपने, और धीरे धीरे वो बड़ा हो जाता है तो उसको अपन ढाणी की संख्या दे दी जाती है। तो छोटा गांव अपन ढाणी कहेंगे। वहाँ मकान दूर होते हैं, ज़्यादा पास में नहीं होते। और चौथा जो मैंने बताया है वो विकिरित या प्रकीर्णन। प्रकीर्ण शब्द का मतलब है बिखरना या फैलना। ऐसे अधिवास या आवास जो लगातार एक दूसरे से दूर फैले हुए हैं, तो इस वजह से इसको जैसे अपन रहते हैं कोई किसी बेरे पे बीच में खेत आते हैं और एक मकानों के बीच में बहुत सारी जगह होती है, तो ये सब जो इलाके जो हैं वो इसमें प्रकीर्ण या विकृत में आएंगे। इसकी विशेषता है या एक ही परिवार के लोग ज़्यादा निवास करते हैं। जैसे एक पिताजी थे या उसके 2-4 बच्चे हैं, उनके और आगे, तो वो एक ही परिवार उस बेरे पे एक गोत्र के या एक परिवार के लोग ज़्यादा देखने को मिलते हैं। और उसमें भी अलग अलग खेतों में मकान फार्म हाउस बने हुए होते हैं और वहाँ लोग निवास करते हैं। तो ये मुख्य रूप से ग्रामीण बस्तियाँ कहलाती है। अब ग्रामीण बस्तियों में अपन देखेंगे आगे ग्रामीण बस्तियों की विशेषताएं जो मैं पहले ही बता चुका हूँ। अपन गाँव किसे कहते हैं? तो गांव कहलाने के लिए मैं पहले, हालांकि अभी मैंने वीडियो में ही बताया था कि गांव कहलाने के लिए मुख्यतः 3 चीज़ें ज़रूरी है। पहली ज़रूरी है कि इनकी जनसंख्या 5000 से कम हो। दूसरी विशेषता यह है कि इसका जनसंख्या घनत्व 400 व्यक्ति प्रति व्यक्ति जो वर्ग किलोमीटर है उनसे कम होना चाहिए। तीसरी जो इसमें विशेषता मैंने बताई थी, ठीक है ना, कि इसका घनत्व कम हो और 75% से अधिक लोग प्राथमिक व्यवसाय में संलग्न हो, ठीक है ना। लेकिन ग्रामीण बस्तियों की बात करें तो ग्रामीण बस्तियों में जो मुख्य समस्याएं कौन सी होती है उसकी अपन बात कर लेते हैं। आपने गांव को देखा होगा, गांव में गए होंगे, घूमे होंगे, ठीक है ना। भूगोल में वैसे सर्वे भी है, प्रायोगिक भूगोल में
तो उसमें हम देखेंगे भी इस गांव को कि गांव में आप रह रहे हो या गांव के लोग शहर की तरफ भाग रहे हैं या वहाँ निवास कर रहे हैं, तो क्या कारण है कि वो लोग गांव छोड़ के जा रहे हैं। तो गांव में क्यों जा रहे हैं? क्योंकि गांव में कोई न कोई समस्याएं होती है। तो अपन ग्रामीण समस्याओं की अगर अपन बात करें, नगरीय में ग्रामीण के बाद में लूँगा आपके, तो ग्रामीण समस्याओं में पहली समस्या जो होती है वो जल की कमी होती है। अधिकांश गाँव में देखा होगा आपने, ठीक है ना। राजस्थान के तो खास गाँवों में एक ही विशेषता है, यहाँ पीने के पानी का अभाव है, ठीक है ना। सिंचाई या अन्य कार्यों के लिए आपके जल की भारी कमी होती है, वो होता है। दूसरा कि सुविधाओं का अभाव है, ठीक है ना। गांव में जितनी शहर में सुविधाएं जितनी मिलती है उतनी गांव में नहीं पाई जाती है, ठीक है ना। तो ये सुख सुविधाओं की अपन कमी कह सकते हैं या जल की कमी कह सकते हैं। तीसरा शिक्षा, शिक्षा में विद्यालय जो होते हैं वो गाँव में, अधिकांश गाँव में आपने देखा होगा कि 10वीं या 12वीं तक, अभी गवर्नमेंट ने कह दिया है अभी ग्राम पंचायतों पर 12वीं तक का विद्यालय होना चाहिए, इसलिए अधिकांश आपको गांव हैं जो 12वीं तक के मिलेंगे। लेकिन फिर भी इसके आगे की शिक्षा के लिए अपने को नगर में जाना पड़ेगा, ठीक है ना। इसलिए लोग जा रहे हैं नगरों की ओर। और नेक्स्ट जो है वो आपको मिलेगी जिसमें चिकित्सा की सुविधाएं। ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा की सुविधाएं न के बराबर होती है, और होती भी है तो एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र छोटा होता है जहाँ पे इलाज हो नहीं पाता, तो इलाज के लिए भी लोग नगरों की ओर जाते हैं। और पांचवी और सबसे बड़ी समस्या जो है वो है बेरोजगारी, ठीक है ना। गांव में जो है रोजगार सिर्फ एक कृषि का है और दूसरा पशुपालन का है, तीसरा मजदूरी है। इसके अलावा आपको रोजगार नौकरियां वगैरह करनी है तो आपको शहर की ओर जाना पड़ेगा। ना इतनी जनसंख्या है कि वहाँ व्यवसाय हो सकता है, उद्योग हो सकते हैं, ठीक है ना, या दुकानें हो सकती है, इसलिए कम है। इस वजह से रोजगार की कमी है, और रोजगार की कमी के कारण पढ़े लिखे लोग हैं वो नगरों की ओर पलायन करते हैं। ये गाँव की मुख्य मुख्य समस्याएं आपको मिलती है, ठीक है ना। उसके बाद अपन बात करें नगरीय बस्ती की। नगरीय बस्ती में जैसे मैंने शुरुआत में बताया था कि नगर कहलाने के लिए भारत में कौन कौन सी विशेषता का होना जरूरी है, तो इसमें बोर्ड पर लिखा हुआ भी है। पहली विशेषता मैंने लिखी है 75% से अधिक जनसंख्या गैर प्राथमिक व्यवसाय में संलग्न होनी चाहिए। प्राथमिक द्वितीयक ये मैंने बताया था आपको, तो जो व्यवसाय जो कृषि ऐसे संबंधित है उनको नहीं करते हुए अन्य कार्य करें, तो वो विशेषता देखा होगा नगर में आपने। अधिकांश लोग दुकानों में, फैक्ट्रियों में, ऑफिस में नौकरियां करते हैं, और नौकरी जो है वो तृतीयक व्यवसाय में आती है, या उद्योग है तो वो द्वितीयक में आते हैं, तो प्राथमिक व्यवसाय नहीं होना चाहिए। फिर दूसरी विशेषता मैंने बताई थी 400 व्यक्ति से अधिक जनघनत्व होना चाहिए। तीसरी विशेषता मैंने बताई 5000 से अधिक जनसंख्या होनी चाहिए। वैसे होती भी है नगरों में तो काफ़ी ज़्यादा होती है, ठीक है ना। और चौथा है कि वो आगे प्रशासनिक दृष्टि से नगर होना चाहिए। सबसे छोटा नगर पालिका कहलाता है, उससे बड़ा नगर परिषद कहलाता है, उससे बड़ा नगर निगम या छावनी बोर्ड, ये सब जो है वो नगरों के अंतर्गत आता है। अब अपन नगरों की बात करें तो नगरों में बस्तियों के प्रकार हैं वो प्रतिरूप के रूप में जाना जाता है, यानी इसका आकार कैसा है। नगर का बसते समय उसका आकार फिक्स हो जाता है, और उस आकार को देखते हुए नगरों के कई प्रतिरूप माने गए हैं, जिसमें आपके बोर्ड में लिखा हुआ भी है। सबसे पहला प्रतिरूप जो है आयताकार या चौक पट्टी प्रतिरूप होता है। ये किस प्रकार से बनता है? ये बनता है, मान लो कोई हाईवे आ रहा है या कोई नदी आ रही है और एक दूसरे से क्रॉस कर रही है, ठीक है ना, चौराहा बन रहा है। इस चौराहे के आपके पास में मकान ऐसे बनते जाएंगे और बनते बनते लगातार पास मकान होंगे, और होते होते एक आयत के रूप में आपके ये आ जाता है, ठीक है ना। चौक पट्टी की आयत एक ही बात है। इस प्रकार से क्या होना चाहिए, इसके लिए अनिवार्य शर्त क्या है, इसमें दो सड़कें, दो हाईवे या दो नदियां वो क्रॉस करती है, जहाँ हाईवे के किनारे, सड़कों के किनारे लोग जाकर बस जाते हैं, तो उसको चौक पट्टी प्रतिरूप कहा जाता है, ठीक है ना। फिर दूसरा है रेखिक प्रतिरूप, रेखिक या रेखाकार प्रतिरूप, जिसमें मान लो गांव के बीच में से होकर एक नदी जा रही है और नदी के दोनों किनारे पे जाकर लोग ने लगातार मकान बढ़ा दिए, ठीक है ना। और वो एक नदी हो सकती है, ठीक है ना, महामार्ग, हाईवे, स्टेट हाईवे, सड़क,
ना, ये हो सकती है, या लंबाकार आकार में गांव चला जाए, ठीक है ना। तो लंबी आकार में जो गांव है वो रेखा के रूप में नजर आता है, इसलिए इसको रेखिक प्रतिरूप कहा जाता है। तीसरा जो है अरीय या त्रिज्यीय। मान लो नगर के बीचों बीच कोई तालाब है, ठीक है ना, नगर के बीचों बीच कोई भी तालाब है या कोई मंदिर है या कोई मस्जिद है या कोई गुरुद्वारा है, बीच में है और चारों ओर उसके गलियां जा रही है। बस स्टैंड भी हो सकता है, रेलवे स्टेशन भी हो सकता है, त्रिज्या के रूप में, ठीक है ना। और इन जो अनियमित त्रिज्याएं के दानों और जो लगातार है लोग रहते जाते हैं, और ऐसे प्रारूप को अपन अरीय या त्रिज्यीय प्रारूप कहते हैं, ठीक है ना। फिर है चौथा तीर प्रतिरूप। तीर प्रतिरूप की बात करें अपन तो जैसे कोई नदी आ रही है, ठीक है ना, और उसके आगे पे कोई भी इधर से कोई सड़क मार्ग आ रहा है, ठीक है ना, ये, ठीक है ना, और दोनों ओर से मान लो बंद, तो उसके बाद इसके अंदर जो लोग निवास करने लग जाते हैं और ये तीर के मुंह या त्रिभुजाकार की आकृति में ये नगर बस जाता है। ये देखो तीर की नोक दिख रही है, ठीक है ना, इसको अरीय या तीर प्रतिरूप कहते हैं, सॉरी अरीय नहीं, तीर या त्रिभुजाकार प्रतिरूप कहते हैं। फिर चौथा जो लिखा है मैंने तारा प्रतिरूप। अरीय प्रतिरूप ये होता है, आप तारे की आकृति देखी होगी, इस तरीके का आकृति में तारा होता है और दोनों ही ओर इसके नगर बस जाते हैं। तो ये अरीय प्रतिरूप भी विकसित होकर पंखाकार या ताराकार रूप में बदल जाता है, ठीक है ना। फिर है इसमें एक वृत्ताकार प्रतिरूप। कोई मान लो गोल बड़ा तालाब है और तालाब के चारों ओर लोग निवास कर रहे हैं, ठीक है ना, गोल आकृति में, ठीक है ना, इसलिए इसको वृत्ताकार प्रतिरूप कहा जाता है, ठीक है ना। फिर कई जगह आपने देखा होगा डाणिया में कच्ची झोपड़ियाँ होती है, जो झोपड़ियाँ ऐसे अंडाकार तीखी तीखी होती है। दूर से देखने से लगता है कि मान लो कोई मधुमक्खियाँ छत्ता डाल के ही रहती है, ठीक है ना, तो उसको मधु छत्ता प्रतिरूप भी कहा जाता है। ये ग्रामीण क्षेत्र में कई बार ये विकसित होता है। तो इन प्रतिरूप बनने के पीछे जिस समय नगर बसना शुरू होता है उस समय से जो स्थिति बनती है उसके आधार पर नगरों का प्रतिरूप। हालांकि इसके बाद में सरकार ने कई नगरों जैसे जयपुर को बसाया, उसके बाद दिल्ली का, उसके बाद चंडीगढ़ को व्यवस्थित रूप से बसाए भी है, लेकिन ये नगर जो है प्राकृतिक रूप से बसे हुए होते हैं, ठीक है ना। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं अपन, ठीक है ना, कि अपने इस प्रतिरूपों को अध्ययन करना। किताब के अंदर टॉपिक में पूरा चित्र दे रखा है, उनको एक बार नाम को देखते हुए उनको बनाने की कोशिश करना। यही आपके आज का होमवर्क है। धन्यवाद।